गुड मॉर्निंग। आज हम लोक के बारे में ही चर्चा करेंगे कि लोक को ये कहा जाता है कि वो विरोधाभास का विचारक है। विरोधाभास का मतलब है कि वो जो बात कह रहा है उसको आप उसकी बातों के माध्यम से ही काट सकते हो। जो उनके विचार हैं, उनके विचारों में अंतर्कलह है। कहीं ना कहीं जो विचार देते हैं उनमें वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो उनके विचार हैं वो दोनों तरफ झुके हुए होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जो उनके विचार हैं उनमें अंतर्कलह है, या वो स्पष्ट उसमें जवाब नहीं दे पा रहे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जो उनके अंतर्विरोध है वो कहीं ना कहीं हम चर्चा करेंगे कि जैसे प्राकृतिक अधिकार से संबंधित जो उनके विचार है उसमें है वो उदारवादी है, वो अनुभववादी है, लेकिन फिर भी उनमें अंतर्विरोध है। वो कौन कौन से अंतर्विरोध है उस पर आज चर्चा करेंगे। उनके अनुसार सरकार वो जब बात करते हैं सरकार की या विधि की, तो प्राकृतिक विधि और सरकार में जो दंड, सरकार के दंड देने की जो शक्ति है उसमें वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि प्राकृतिक विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सरकार की दंड देने की शक्ति महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब वो चर्चा करते हैं तो क्या है, उनके अनुसार क्या है, सरकार से सर्वोच्च विधायिका है, विधायिका से सर्वोच्च या शक्तिशाली आपके राज्य है, राज्य से शक्तिशाली प्राकृतिक अधिकार है, और प्राकृतिक अधिकार से शक्तिशाली प्राकृतिक विधि है। तो अब इस क्रम से देखा जाए तो प्राकृतिक विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और प्राकृतिक विधि, और जबकि सरकार सबसे निम्नतम स्तर पे है, तो ये डिसाइड नहीं कर पाते लोग कि प्राकृतिक विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सरकार के दंड देने की जो शक्ति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें असमंजस की स्थिति में रहते हैं। दूसरा जो अंतर्विरोध उनका दिखाई देता है, वो अंतर्विरोध ये है कि लोग जो सरकार के जो अंग है उनका विभाजन भी पूर्ण रूप से सही नहीं कर पाते, वो त्रुटिपूर्ण विभाजन करते हैं लोग। क्योंकि उन्होंने विधायिका और कार्यपालिका का तो निर्माण किया है, लेकिन कार्यपालिका के अंतर्गत ही न्यायपालिका को डाल दिया या न्यायपालिका को मान लिया। वो कार्यपालिका के अंतर्गत न्यायपालिका को देखते हैं, यानी कि न्यायपालिका का अलग उन्होंने कोई अस्तित्व नहीं दिया, अलग कोई उन्होंने संगठन नहीं दिया। जो बाद में ये त्रुटि किसने दूर की, मोंटेस्क्यू ने। कि आज हम पढ़ते हैं सरकार के अंगों के विभाजन के बारे में पढ़ते हैं या सरकार के अंगों के बारे में पढ़ते हैं, तो तीन अंग पढ़ते हैं अपन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन लोग केवल विधायिका और कार्यपालिका ही बता पाया, और कार्यपालिका के अधीन ही न्यायपालिका को रख दिया। जबकि जो आधुनिक राज्य की जो परिकल्पना होती है, आधुनिक राज्य में जब सरकार के अंग पढ़े जाते हैं या समझे जाते हैं, तो तीन अंग समझते हो आप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। जो मोंटेस्क्यू ने आगे जाके मोंटेस्क्यू ने इसको अच्छे से समझाया था या इसमें सुधार किया था। तीसरी जो विशेषता है कि ये सॉरी जो विरोधाभास है वो क्या है कि लोग कहते हैं कि जिस मात्रा में व्यक्ति किसी प्राकृतिक वस्तु में अपना श्रम लगाता है वो वस्तु उसकी हो जाती है या उस पर उस व्यक्ति का स्वामित्व हो जाता है। यानी कि हमने पढ़ा था श्रम का, संपत्ति का श्रम सिद्धांत। तो उसमें देखा था कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है या जो प्राकृतिक संपत्ति होती है उसके अंदर व्यक्ति जितना श्रम लगाता है, जो कार्य करता है, उसको सुधारता है, तो वो संपत्ति फिर निजी संपत्ति में चेंज हो जाती है और परिवर्तन हो जाता है। कि व्यक्ति जितना ज़्यादा श्रम कर सकता है उतनी ज़्यादा अपनी निजी संपत्ति का निर्माण कर सकता है। और लोग ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति पे नियंत्रण या स्वामित्व ग्रहण करने का अधिकार है। लेकिन लोग वहीं दूसरे जो उसके अंतर्विरोध है, वो अंतर्विरोध ये है कि लोग ये भी कहता है कि जो नौकर द्वारा अर्जित संपत्ति है उस पर मालिक का अधिकार होगा। तो कहीं ना कहीं ये अंतर्विरोध है, क्योंकि एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने श्रम के माध्यम से जो अर्जित करता है, जो संपत्ति का निर्माण करता है, जो अपना श्रम मिलाता है, प्राकृतिक संपत्ति में जो श्रम मिलाता है उससे वो निजी संपत्ति में उसका परिवर्तन कर लेता है। तो नौकर द्वारा अर्जित संपत्ति नौकर की होनी चाहिए, जबकि लोग यहाँ कहता है कि वो मालिक की संपत्ति भी हो सकती है, जो अतार्किक प्रतीत होता है। लोग के अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था की बात करता लोग, तो लोग कहते हैं
कि जो प्राकृतिक व्यवस्था थी वो शांतिपूर्ण थी, वे सहयोगपूर्ण थी, और प्राकृतिक अवस्था में लोगों को प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त थे। तो जब प्राकृतिक जो व्यवस्था थी वो शांतिपूर्ण थी, सहयोगपूर्ण थी, उसमें लोगों को प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त थे, तो फिर समझौते का विचार कहाँ से है? जब आप शांतिपूर्ण सारी व्यवस्था चल रही है, उसमें आपके शांतिपूर्ण व्यवस्था भी है, सहयोग भी है, आपको अधिकार भी प्राप्त है, तो फिर आप समझौता क्यों करोगे? तो ये अतार्किक या असंगत प्रतीत होता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि व्यक्तियों को समझौता करना जरूरी हो गया या करना तार्किक लगा, क्योंकि आप तो प्राकृतिक अवस्था को भी शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण मानते हो। इनका पांचवा जो अंतर्विरोध है, जो विरोधाभास है, कि ये उदारवाद के जन्मदाता है, लेकिन मध्यकालीन विचारों को भी पूर्णतः अस्वीकार नहीं कर पाए। कुछ मध्यकालीन जो विचार है जिनका प्रभाव इनके ऊपर रहा है, तो ये उदारवाद के जन्मदाता होते हुए भी इनके ऊपर जो मध्यकालीन जो विचार है इनका प्रभाव रहा है। छठी जो अंतर्विरोध या जो विरोधाभास है वो ये है कि ये अनुभववाद के जन्मदाता कहलाते हैं। अनुभववाद का तात्पर्य क्या है? अपन ने पिछले वीडियो में ही चर्चा की थी कि अनुभव यानी कि जो आपके 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो आपने अनुभव किया है, उसके आधार पर जो विचार निर्मित होते हैं, जो आपने अनुभव किया उसके आधार पर आप विचारधारा का जो निर्माण करते हो या जो सिद्धांत का निर्माण करते हो वो अनुभववाद कहलाता है। लेकिन जो इनके जो उदारवाद अनुभववाद के जन्मदाता होते हुए भी ये मानते हैं कि व्यक्ति की जो प्राकृतिक अधिकार है वो प्राकृतिक विधि पर आधारित है, और प्राकृतिक विधि को ये ईश्वरीय विधि मानते हैं। तो ईश्वर को अनुभव कैसे किया जा सकता है? आज तक या अब भी ईश्वर के बारे में हम अनुभव नहीं कर सकते, तो ये इनका अंतर्विरोध है। इनका ये कुछ अंतर्विरोध थे जो हमने 5-6 इनके जो अंतर्विरोध थे जिनके ऊपर चर्चा की थी, लेकिन फिर भी लोक का कुछ योगदान है जिसलिए लोक को याद किया जाता है, या लोक को राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाता है, या लोक को राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में स्थान मिलता है। इसके कुछ कारण हैं। इनका क्या क्या योगदान है? पहला योगदान क्या है कि अधिकारों की जो संकल्पना दी उसके जन्मदाता है, कि अधिकारों की चर्चा यहाँ से शुरू हुई कि व्यक्ति के कुछ अधिकार भी होते हैं और वो उसको मिलने चाहिए। आज भी प्रत्येक राज्य में स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार व्यक्ति के मूल अधिकारों में शामिल किया जाता है। भारत के संविधान में भी स्वतंत्रता और जीवन का जो अधिकार है वो मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में इनको शामिल किया गया। संपत्ति के अधिकार को भी शामिल किया गया था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके हमने उसको 300 के में डाल दिया था। तो जो लोग के जो विचार है, अधिकारों की जो संकल्पना है, वो आज भी जो आज के जो वर्तमान राज्य हैं उनमें भी प्रासंगिक लगती है और प्रासंगिक है। दूसरा जो इनका योगदान था कि ये उदारवाद के जनक कहलाते हैं। ये उदारवाद के जनक है। उदारवाद का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। तीसरा जो इनका योगदान है कि ये स्वतंत्रता व धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल समर्थक है। जब इनकी स्वतंत्रता के बारे में हमने अध्ययन किया था, तब हमने अध्ययन किया था कि ये पंथनिरपेक्ष स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। ये धर्म के मामले में ये मानते हैं कि धर्म क्या है, व्यक्ति का आंतरिक मामला है, उसके विश्वास का मामला है। जो व्यक्ति अपने अंतर्मन में जो सोचता है वो उसका धर्म है। वो अंतर्मन में सोचने के लिए स्वतंत्र है, वो अंतर्मन में किसी को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल समर्थक है। ये इनका योगदान है। चौथा क्या योगदान है? ये सहमति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। सहमति के सिद्धांत यानी जो समझौते के माध्यम से जो राज्य का निर्माण हुआ वो सहमति के सिद्धांत ही है, तो इसका समर्थन करते हैं। सीमित और संवैधानिक शासन के प्रवर्तक भी यही है, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो जो भी सीमित और संवैधानिक शासन का भी इन्होंने समर्थन किया है। और जो इनका मुख्य योगदान है वो क्या है? अनुभववाद के जन्मदाता भी है। तो इस प्रकार लोक को ये कुछ इनके कार्य हैं जिसलिए इनको याद किया जाता है, या इनको राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में स्थान